हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? निखत, रहमान, नगमा, मंजारी, आशीष, प्रतिभा, मनीष, नीरज, एवरीवन गुड मॉर्निंग। तैयारी कैसी चल रही है? नो वीडियो? आर यू श्योर? वीडियो नहीं आ रही है? अच्छा, दोबारा रिफ्रेश करके ज्वाइन करो। एक बार रिफ्रेश करके रिज्वाइन करिए। मैं भी करती हूँ, ठीक है? डोंट वरी। हेलो, एम आई विजिबल? Am I visible? वीडियो शो हो रहा था, वीडियो शो नहीं हो रही थी। अभी मैं कंफर्म कर लेती हूँ। Am I visible? Okay, fine. चलो ठीक है, पढ़ते हैं। हो गया तो। अनिल कह रहे हैं एसईओ लेटर राइटिंग के लिए कोई बुक बताइए। पहले तो ये बताओ कि एसईओ लेटर राइटिंग किस एग्जाम के लिए करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी तो माशाअल्लाह है मैम, पूछिए मत। माशाअल्लाह ही रहे, हमें पूछना ना पड़े और आपका रिजल्ट अच्छा ही आए। वीडियो ही नहीं चल रहा। गॉड, दोबारा ये इशू हो रहा है। पटना हाई कोर्ट। आई विल टेल यू अनिल, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यार, जिनको दिक्कत हो रहा है एक बार रिजॉइन करो प्लीज। नगमा, वीडियो नहीं आ रही है, एक बार रिफ्रेश करो। What the hell is there? एक मिनट, दोबारा करते हैं, रिजॉइन कराती हूँ। ठीक, अभी जस्ट वेट फॉर अ मिनट। आ गया? साइंस का यार डेली बोल रहे हैं, क्या बताऊं मैं आपको। ऑल इज क्लियर, ऑल इज वेल, डन 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 डन। अभी तो ठीक हो गया, एक बार चली गई थी वीडियो। कहाँ से? अभी तो ठीक बता रहे हैं, 2 मिनट पहले खराब आ रही थी। दिक्कत हो रही है। ठीक, चलो। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लर्न इंग्लिश ग्रामर। अरे बनेगा यार, प्लेलिस्ट का कल भी युद्ध हुआ है और आज भी युद्ध हुआ है। चलो पढ़ाई करते हैं जल्दी से। अब कीप साइलेंट एकदम। 6 मिनट निकल गए। वी हैव ओनली 54 मिनट।
परवेज कह रहे हैं साइंस क्लास का पैसा रिफंड कराइए। देखिए अगर आपको दिक्कत है तो आप इस आईडी पे कह सकते हो support@adda247.com। इस मेल पे आपकी जो भी समस्याएं हैं, अपना बैच नंबर, अपनी जो भी बैच की डिटेल्स हैं वो डिटेल्स वहां पे डाल दो। साथ ही साथ आपकी जो प्रॉब्लम है वो वहां पे मेंशन कर दो और वहां पे आपको सॉल्यूशन इस बात का मिल जाएगा। एंड यू ऑल नो दैट कि मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर ही नहीं सकती यार पैसे रिफंड का, तो मैं पढ़ा देती हूँ फटाफट से, मेरा काम पढ़ाने का है। नहीं सुनता है तो हम बात करेंगे, ठीक है? प्लीज अब पढ़ लेते हैं, इन बातों को कर दो साइड, प्लीज पढ़ाई करते हैं अब शुरू। सो चलिए, यस सेल्फ स्टडी भी करनी है, वेल डन। तो एडजेक्टिव क्लास में हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा था क्या? प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना, ये लर्न कर लिया। एक और होता है, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। डू यू रिमेम्बर पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? थोड़ा बहुत आइडिया है क्या हो सकता है पॉजेसिव एडजेक्टिव? अच्छा, लास्ट के 10 मिनट में वी विल टॉक। अभी पढ़ते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। साइंस का आज ही जाके मामला निपटाते हैं, हर दिन घर चले जाते हैं, आज हम जाएंगे पक्का, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं सीधा रूम पे चली जाती हूँ। ओके खुशबू, माई में अगर सेल्फ लगाओगे तो सेल्फ तो प्रोनाउन होता है ना, हाउ कैन यू से सो कि ये एडजेक्टिव है? आनंद कुमार जी, अवर में अगर एस लगा दोगे तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा, इट्स नॉट एडजेक्टिव। जल्दी जल्दी बताओ, सोचो सोचो, बहुत क्लोज इनफ हो, जल्दी जल्दी बताओ। माइन अगेन पॉजेसिव प्रोनाउन है, कैसे पढ़ाई की है, रिवाइज नहीं कर रहे हो, गलत बात। कोई भी चीज एडजेक्टिव तब तक नहीं बन सकती या तो उसके पास नाउन हो या वो वर्ब के इमीडिएट बाद हो। अगर आप प्रोनाउन यूज करेंगे तो कैसे बात बनेगा? तो इसमें इट मींस पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं? हिज, हर, माई, आर, योर, ये होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। इनके साथ हमेशा क्या आएगा इसके बाद? नाउन। जैसे आपको कहना है कि यह मेरा भाई है ना, तो आप क्या कहोगे? आप कहना चाह रहे हो कि भाई वो मेरा क्या है? भाई है। तो आप क्या कहोगे? ही इज माई। आप क्या लगाओगे? माई। इतना थोड़ी ना छोड़ दोगे बोल के, आगे नाउन भी यूज करोगे। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा क्या है? भाई है। तो ये जो आई है एडजेक्टिव, ये क्या है? पॉजेसिव फॉर्म है। पॉजेसिव का मतलब होता है संबंध, क्योंकि नाउन से पहले आ रहा है, तो यस ये एक एडजेक्टिव की तरह ही वर्क करता है। वैसे मैंने आपको बता दिया था कि अगर एडजेक्टिव में भी इसका डिवीजन करोगे तो ये डिटरमाइनर बन जाएगा, या इसको हम क्या कह देते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म। ठीक है, मैंने कहा कि यह आपकी बुक है, यह आपकी बुक है। मैंने कहा यह आपकी बुक है, तो कैसे होगा? तो मैंने कहा यह आपकी बुक है। अरे यार क्या है ये? दिस इज योर, ना कि योर्स। क्या आएगा? दिस इज योर बुक। अगर आप योर में एस लगा दोगे तो पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। हमें चाहिए एडजेक्टिव फॉर्म, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आना कंपलसरी होता है, तो ये हो गया आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म। क्लियर हुई सबको? ये बात क्लियर हो गई? पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है जल्दी से बताओ, कंफर्म करो, हाँ या ना? वेल डन। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर है आपका डिमोस्ट्रेटिव। डिमोस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण यानी कि ऐसी विशेषण जिसकी सहायता से आप नाउन को इंडिकेट कर सकते हो। एंड यस वंस अगेन, अगर हम एडजेक्टिव बोल रहे हैं तो वो नाउन से पहले ही आएगा। तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपने पढ़े थे, दिस, दैट, दीज, दोस। यहां पर भी वही है, दिस, दैट, है ना? तो ये क्या है आपके?
दिस दैट, ये क्या है आपके पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे दीज, दोज, अब और भी है। पहचानोगे कैसे? पहचान सिंपल सी है। मैंने कहा यह कार मेरी है, मेरे शब्दों पे ध्यान दो। आनंद ने तो ऐसा जवाब दिया जैसे लगा मेरी आत्मा की आवाज सुन ली हो। यह कार मेरी है, तो आंसर क्या आएगा? दिस कार, और है के लिए क्या यूज करेंगे? इज, और मेरी के लिए हम क्या यूज करेंगे? माइन। तो यहाँ पे जो आपका बन रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वो कौन है? दिस। ये क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? नाउन। अगर यह नाउन नहीं आएगा तो ये एडजेक्टिव कभी नहीं कहलाएगा। अगर नाउन आएगा तो यस, इसका नाम हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ में आ गया? दिस कार इज माइन। वेरी नाइस। हाँ, ध्यान से समझते रहना। एक छोटा सा डिफरेंस पूछने वाली हूं मैं आपसे। अब आप अपने आप के ऊपर एक सेंटेंस बनाओ जल्दी से, छोटा सा सेंटेंस अपनी तरफ से एक हो जाए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम। जल्दी जल्दी बनाओ, क्विक। आपके पास 10 सेकंड का समय। वाओ, दिस पेन इज माइन। अरे अरे गौरव, दिस इज माई बाइक में गड़बड़ हो गया। देखो, हाँ, बस यही डिफरेंस आपको सिखाना है। आपने जैसे ही लिखा दिस इज माई बाइक, तो इसका मतलब हो गया यह मेरी बाइक है। और जबकि हमें क्या कहना है? यह बाइक मेरी है। समझिए, दिस के तुरंत बाद नाउन चाहिए, तो आप कैसे कहोगे? दिस बाइक इज माइन। वेल डन संजीव, वेरी गुड। दिस मोबाइल इज माइन, दिस बाइक इज माइन। नाइस, वेरी नाइस। तो दीज बुक्स आर योर्स, यह किताबें आपकी हैं। हमें नाउन लेके आना पड़ेगा। जब आप इसको डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे तो आपको यहाँ पे नाउन लेके आना ही पड़ेगा। तो यहां से जान लीजिए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वर्सेस डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। छोटा सा अंतर है। प्रोनाउन के बाद कभी नाउन नहीं आता और एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। तो हम ये लिख देते हैं आपकी आसानी के लिए कि इसके बाद नाउन आता है, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। और इसके बाद नाउन नहीं आता। बाद से मतलब है तुरंत बाद, नाउन नहीं आता। ठीक है। अब जैसे अभी गौरव जी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि दिस इज, दिया था दिस इज माई बाइक, है ना। फिर हमने उसको कन्वर्ट किया एडजेक्टिव में कि दिस बाइक इज माइन। क्या फर्क है दोनों में, है ना? क्या फर्क है दोनों में? बस यही फर्क है कि इस दिस के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं यूज किया, और इस दिस के तुरंत बाद हमने क्या प्रयोग किया है? नाउन। इसीलिए इसका नाम बन जाता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और इसीलिए ये हो जाता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फर्क समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूं, दोज पेन्स आर योर्स। ठीक है। और मैंने कहा दीज आर माई पेन्स। अब फर्क समझ में आया? जल्दी से बताओ, क्विकली बताओ। इंपॉर्टेंट तो है वैसे ये वाला पॉइंट टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
यस, वेल डन, नाउ यू ऑल गॉट द पॉइंट कि डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में नाउन का होना आवश्यक है। जब तक इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आएगा तब तक आप इसको डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं कह सकते। जब जब नाउन नहीं आएगा इसका नाम हो जाएगा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, क्योंकि प्रोनाउन तो आता ही नाउन की जगह पे है यार। चलो, समझ में आ गया? तो ध्यान रखना, इंग्लिश ग्रामर में कई बार किसी भी शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी स्थिति के आधार पर डिपेंड करता है कि शब्द का प्रयोग कौन से शब्द के पास हुआ है। अब नाउन के पास हुआ तो पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाया, नाउन नहीं था तो पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाया। तो शब्द के कौन से शब्द के पास आ रहा है ये भी कई बार किसी शब्द की पहचान बदल देती है। क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्या लगता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होती होगी? एनी आइडिया? थोड़ा सा मैं बेसिक करा रही हूँ, फिर डिग्री पे आएंगे। गिनती, ओहो हो, बड़ा दुविधा है। यहां से इसको तोड़ देते हैं। ध्यान रखना, जिसके लास्ट में आई वी आता है वो एडजेक्टिव होता है, और यहां से इसको इतना तोड़ लेते। क्या लगता है अगर मैं इसमें बाई लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा? QUAN, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी का मतलब क्या होता है जी? मात्रा। यस, मात्रा। तो इसका मतलब यहाँ पे संख्या की बात नहीं होगी। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हो गया? यस, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हो गया? इसको दूसरे शब्दों में हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ऐसा विशेषण, गलत होगी क्या हिंदी? गलत होगी क्या? ऐसा विशेषण जिसमें केवल मात्रा के अनुसार देखा जाता है, मात्रा देखी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, है ना, जिसमें हम मात्रा के हिसाब से देखते हैं। अब मात्रा के हिसाब से आप कहाँ देखते हो? जल्दी से बताओ। जैसे सम का आपने प्रयोग किया तो यहां से हमें संख्या पता नहीं चल रही है, हमें पता चलेगी क्या? मात्रा। जैसे हमने इनफ का यूज किया तो यहां से हमें संख्या का पता नहीं चल रहा है, हमें सिर्फ मात्रा का प्रयोग। यस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जैसे लिटिल का हमने प्रयोग किया तो लिटिल से हमें मात्रा नहीं पता मात्रा पता चल रही है। नाइस एवरीवन, ठीक है। जैसे होल हो गया, होल, है ना, होल हो गया। जैसे मोस्ट हो गया, जैसे ऑल हो गया। ये सब क्या है? ये आपके मात्रा को दर्शाते हैं, ना कि संख्या को, ना कि संख्या को। जैसे मच हो गया, है ना, ये भी क्या दर्शाएंगे? मात्रा को ही दर्शाएंगे। हाँ, वेल डन, बहुत बढ़िया। अब इसमें जैसे कुछ लोग फ्यू का यूज कर रहे हैं एंड कुछ लोग यूज कर रहे हैं, कुछ लोग और भी यूज कर रहे हैं। तो होता है क्या, यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। एक ये भी पूर्ण रूप से संख्या नहीं बताते लेकिन संख्या के साथ प्रयोग कर सकते हैं। सम पूर्ण रूप से संख्या नहीं बताता लेकिन संख्यात्मक मान के साथ इसका यूज किया जा सकता है। लेकिन मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन ही यूज किया जाता है। लिटिल के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन ही यूज किया जाता है। तो अनकाउंटेबल से मतलब यही होता है कि जहां पर जिसको आप मात्रा में देखो। तो ध्यान रखना, जितने भी ये नाउन होते हैं, जितने भी ये वर्ड हैं मात्रा वाले, इनके साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म। अब फ्यू मैंने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। तो इसको इस कैटेगरी में हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पे लगा देते हैं स्टार, क्योंकि दोनों स्थितियों में इसका यूज कर सकते हैं। इसका भी यूज दोनों स्थितियों में कर सकते हैं, इसका भी यूज दोनों स्थितियों में कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ, है ना। इसका भी यूज दोनों स्थितियों में कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ। बट, है ना, इनफ का यूज भी दोनों परिस्थिति में कर सकते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ। बट इसका यूज केवल अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, इसका भी एंड मच का भी। फाइन।
चलिए तो अब देखते हैं, बताना क्या आना चाहिए। जल्दी से बताना क्या आएगा। वेल डन अनिल। चलो तो आंसर मिल गया सभी को। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको। ध्यान रखना मैनी के बाद जो हमेशा नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लुरल नाउन, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बात कहें मच, तो मच के बाद नाउन कैसा आता है, अनकाउंटेबल, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो सिंगुलर। तो यहाँ पे शीप कैसा है, काउंटेबल नाउन है, इसको आप गिन सकते हो। तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मैनी। देयर आर मैनी शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड। बहुत सारी शीप फील्ड में चल रही है। देयर इज वाटर इन दिस पॉन्ड। पॉन्ड में काफी पानी है। तो अगर हम यहाँ पे पानी की बात कहें तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो आंसर क्या बन जाएगा, मच, है ना। और इनफ का यूज दोनों परिस्थितियों में कर सकते हैं, जैसे देयर आर इनफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। तो ऐसा नहीं है कि इनफ को लेकर ऐसा कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट बनाया जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे मैं कहूं देयर इज इनफ वाटर इन दिस जग, इस जग में पर्याप्त पानी है। तो इनफ एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका प्रयोग आप प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ दोनों की परिस्थितियों में कर सकते हो। बैक। तो मैनी मच वाला केस क्लियर हुआ सबको। वेरी वेल डन और इम्पोर्टेंट टू, ठीक है, छोटी छोटी बट काम की बातें। क्लियर हो गया अजीत जी। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना ये तो हुई परिमाण की बात। इसी तरीके से कुछ एडजेक्टिव्स और भी होते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। कोई आइडिया किस प्रकार के होते होंगे, जल्दी से सोचो, फटाफट से दिमाग लगाओ, बताओ किस प्रकार के होते होंगे न्यूमरल एडजेक्टिव्स। मच, वंस अगेन अजीत जी शीप में एस नहीं लगाते डियर, ये एक ऐसा नाउन है जो प्लुरल फॉर्म में भी वैसा ही रहता है। यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म सेम रहता है, जैसे शीप, जैसे फिश, जैसे डियर। इनके साथ एस जोड़कर प्लुरल नहीं बनाते। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। इनके साथ एस जोड़कर प्लुरल नहीं बनाते, आप इस पॉइंट को ध्यान रखना। फाइन, यस। तो न्यूमरल का मतलब क्या है, न्यूमरल का मतलब होता है नंबर से बना है ये। न्यूमरल का मतलब क्या होता है, ये बना है नंबर से। वेद प्रकाश बिल्कुल पूछो आप क्वेश्चन को। न्यूमरल किससे बना है, नंबर से बना है। और नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या। नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या। ये जो फिश है इसका यूज ईएस फॉर्म में किया जाता है, बट अलग अलग प्रकार की जातियों को दर्शाने के लिए, जनरली नहीं करते, ठीक। तो जो आपका नंबर है इससे मतलब क्या होता है, संख्या। तो न्यूमरल एडजेक्टिव से मतलब क्या हो जाएगा, संख्यात्मक विशेषण, यानी कि ऐसी विशेषण जिसका यूज संख्या दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऐसी विशेषण जिसका प्रयोग संख्या दर्शाने के लिए किया जाता है।
मैम आई एम ऑलवेज कंफ्यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग सिंगुलर एंड प्लूरल। वेद प्रकाश, अगर आप उनके सारे रूल पढ़ लोगे तो कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। चलो अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाती हूँ, और एक दिन चिंता मत करो, नाउन का रिवीजन करा देंगे सिंगुलर प्लूरल का, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, न्यूमरल एडजेक्टिव में एक पॉइंट पे ध्यान देना, जैसे हम 1 2 3 4 5 6 ये सब करते ही हैं। तो जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। वन इज डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव एंड एक होता है आपका इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। एक क्या होता है इंडेफिनेट और एक क्या होता है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। फाइन। तो जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होता है उसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? अच्छा ये बताओ, अगर मैंने 1 लिखा, ये संख्या फिक्स है कि नहीं है? अगर मैंने 1 लिखा, ये बात निश्चित है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल बताएंगे लास्ट में, लास्ट के 10 मिनट में बुक जरूर बताएंगे, एक ऐसे के लिए, ग्रामर के लिए फिक्स है। और मैनी का हमें नहीं पता इसमें कितनी संख्या आएगी, फ्यू का हमें नहीं पता इसमें कितनी संख्या आएगी, है ना। ऑल का हमें नहीं पता इसमें कितनी संख्या आएगी, सेवरल का हमें नहीं पता इसके अंदर कितनी संख्या आएंगी। तो ये कह सकते हैं संख्याओं के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन संख्या वहां पे हमें निश्चित रूप से पता नहीं चलती है, लेकिन यहाँ पे पता चल रही है। तो इसको लिखने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके कौन कौन से देखिए, यहां से ध्यान से समझना है इसको। एक होता है आपका कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये सब एडजेक्टिव ही है, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूं। तो जो कार्डिनल्स होते हैं, इसमें क्या होती है खासियत कि इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, जो ऑर्डिनल होते हैं इनको हम किस तरीके से लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फाइन। और जो मल्टीप्लिकेटिव होते हैं इसको हम कैसे लिखते होंगे, सोचो जरा, सिंगल डबल ट्रिपल, है ना। एक बात इनमें खासियत है कि ये फिक्स सारे के सारे हैं। ये क्लास नंबर 3 है इंग्लिश की। कैसे कैसे सवाल कर रहे हो, पहले पढ़ लो, क्लास पे बाद में आ जाना, बाद में पूछ लेना। जब मैं बार बार कह रही हूँ लास्ट के 10 मिनट में ये फालतू के क्वेश्चन पुटअप करना, पढ़ लो पहले, जो टॉपिक समझाया जा रहा है वो पढ़ लो, बिकॉज यहाँ से एग्जाम में आता है। मैं चाहती तो यहाँ से 2 लाइन लिख के आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन जहां पर इंपॉर्टेंट है वहां मैं डेप्थ में ही कराती हूँ, समझ लो। ठीक है, बीच बीच में ऐसे मत किया करो, मुझे भी पता है आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट करना है, आपसे ज्यादा चिंता मुझको है, डोंट वरी। ठीक है, चलो, तो मैंने कहा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। याद कैसे रखेंगे आप, याद कैसे रखेंगे, कार्डिनल्स को कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखना, सी फॉर काउंटिंग। काउंटिंग को मतलब क्या होती है, गणना, जिनको आप गिन सको। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि जैसे मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे अनिल से, अनिल जी ये बताइए आप कितने बहन भाई हैं, तो आपका आंसर कैसे आएगा, 1 फर्स्ट, सिंगल, 2 जो भी है, 1 है 2 है, आपका आंसर किस तरीके से आएगा, आपका आंसर संख्या में आएगा, क्योंकि मैं आपसे काउंटिंग फॉर्म में पूछ रही हूँ। तो जब काउंटिंग फॉर्म होती है वो केवल संख्या को दर्शाती है, संख्या के मान को दर्शाती है कि 1 में आप 1 है 2 है 3 है, जैसे कि खुशबू ने कहा 3, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 3, यानी कि आपने यहाँ पे टोटल नंबर बता दिया विच इज नोन एज कार्डिनल। यहाँ से ओ से मतलब क्या होता है डियर, ओ से मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है क्रम। अब मैं किसी और से क्वेश्चन पुटअप करती हूँ, जैसे कि मैं क्वेश्चन पुटअप करती हूँ वापस से खुशबू से। खुशबू जी, जैसे आपने कहा कि आप 3 बहन भाई हैं, तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई आप कौन से नंबर के हो, पहले नंबर के हो, दूसरे नंबर के हो, तीसरे नंबर के हो,
मतलब आप कौन से स्थान पर हो, अगर आप 3 बहन भाई हो तो कौन से नंबर के हो। तो आपने आंसर किया सेकंड। यहाँ पे सेकंड से मतलब ये नहीं कि 2 बहन भाई हैं, नहीं, मतलब ये दूसरे नंबर पे हैं। तो ऑर्डर से मतलब क्या होता है, क्रम। तो क्रम से मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये कभी भी संख्या की गिनती को नहीं दर्शाता, ये केवल क्रम को दर्शाता है कि कौन सा स्थान है किसी भी चीज का, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसी तरीके से हम पूछे कि भाई आपके घर में कितने रूम है, सिंगल रूम है, डबल रूम है, इस तरीके से ट्रिपल है, क्या है, तो सिंगल डबल ट्रिपल। तो सिंगल रूम है तो एकल हो गया, डबल है तो यानी कि 2 गुना, ट्रिपल है तो यानी कि 3 गुना। तो मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है गुणात्मक, यानी कि गुने में, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। बहुत से लोग वंस ट्वाइस थ्राइस भी कर सकते हो। वंस मतलब 1 बार, ट्वाइस मतलब 2 बार, थ्राइस मतलब 3 बार, वो भी आ जाएगा यहाँ पे। सिंगल मतलब एकल, डबल मतलब 2, ट्रिपल मतलब 3। तो ये इस तरीके से आपके कार्डिनल ऑर्डिनल मल्टीप्लिकेटिव बने हुए हैं। तो ये भी क्या होते हैं, सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं। और इनकी खासियत ये भी होती है, जब इनका प्रयोग, मान लो किसी एक सेंटेंस में तीनों आ गए, कार्डिनल भी आ गया, ऑर्डिनल भी आ गया, मल्टीप्लिकेटिव भी आ गया, तो इस पे एक रूल लगता है, इनका एक क्रम निश्चित होता है, और उस रूल को हम कहते हैं ओसीएम रूल। यानी कि अगर किसी वाक्य में तीनों आ जाते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑर्डिनल, फिर क्या आएगा, कार्डिनल, फिर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव। और यहां से एग्जाम में बहुत बार क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है ना। यस, चलो, तो अब यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, फटाफट से बताना क्या आंसर आना चाहिए अगर आपने बातों को ध्यान से समझा है तो। बताओ, ये एक पैटर्न है एग्जाम का जो पूछा जाता है एग्जाम में। फटाफट से बताएं इस सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है। Nice. There, Manisha has revised the 2 first chapter of this book. मनीषा ने किताब के पहले 2 चैप्टर को क्या किया, रिवाइज किया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, 2 क्या है, 2 तो ऑर्डिनल है, और फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका क्या है, सॉरी 2 क्या है, कार्डिनल है, और फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल है। हमें क्रम क्या चाहिए, हमें क्रम चाहिए ओसीएम, तो यानी कि ऑर्डिनल पहले आना चाहिए था, कार्डिनल बाद में आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ दिस बुक, पहले 2 पार्ट, पहले 2 पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, देयर आर 2 फर्स्ट सिंगल रूम अवेलेबल फॉर रेंट। रेंट के लिए 2 पहले सिंगल रूम क्या है, अवेलेबल है। अब यहां से देखेंगे 2 क्या है आपका कार्डिनल, फर्स्ट क्या है ऑर्डिनल, सिंगल क्या है मल्टीप्लिकेटिव। हमें रूल क्या चाहिए, ओसीएम। ओसीएम चाहिए तो पहले लिखोगे क्या, फर्स्ट। तो फर्स्ट के लिए हमें दा भी लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना, जितने भी ऑर्डिनल होते हैं, ये रूल है, जितने भी ऑर्डिनल होते हैं उनके साथ दा लगाना चाहिए, ये रूल है ग्रामर का। ठीक है, तो क्या बनेगा, द फर्स्ट हो गया ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल 2, फिर मल्टीप्लिकेटिव सिंगल रूम अवेलेबल फॉर रेंट। तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है कि जब जब एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ये पॉइंट यहां से याद रखना है। तो बहुत बार आपको पता होगा कि बहुत बार क्या होता है ना, जब हम पढ़ते हैं आर्टिकल तो कह दिया जाता है कि यार फर्स्ट के साथ आर्टिकल द आएगा,
या नेक्स्ट के साथ आर्टिकल द आएगा या लास्ट के साथ आर्टिकल द आएगा। इन सब से मतलब ही यही है, एक्चुअली ये ऑर्डर को ही दर्शाते हैं। दीज ऑल आर नोन एज ऑर्डिनल्स, और ऑर्डिनल्स के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये रूल है, ऑर्डिनल के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अखिलेश जी, आपको पढ़ना नहीं है क्या? आप पूरे टाइम ये जज करते रहोगे क्वालिफाइंग में इतना आता है, क्वालिफाइंग में इतना नहीं आता है, या फिर कितना आता है। डू यू नो ये फर्स्ट टाइम होने वाला है? आप इतना क्यों प्रेशराइज कर रहे हो अपने आप के ऊपर कि इतना आता है नहीं आता है? और इन केस अगर कोई भी चैप्टर ऐसा रह गया नहीं पढ़ाएगा, फिर कहोगे हमें तो पढ़ाया ही नहीं था, है भाई। हम कैसे कह सकते हैं कि ये आएगा? आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने कह दिया कि बहुत सिंपल आएगा, पढ़ने लायक आएगा, तो आप बच्चे हो क्या? आपको ये पूछेगा कि यार दिस के बाद क्या आएगा यही बता दो, ऐसे थोड़ी होता है। एग्जाम है, बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है। डू यू नो, जब भी कभी बीपीएससी या यूपीएससी कंडक्ट करवाता है एग्जाम को, एग्जाम का जो लेवल, एग्जाम का जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो ऑटोमेटिक स्टेट एग्जाम के लेवल से डिफिकल्ट हो जाता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो। ये मत भूलिए कि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, डोंट फॉरगेट इट, नेवर। और ये भी ध्यान रखना, जब बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है या कोई भी, जैसे होता है ना कि पीसीएस में भी थोड़ा सा सेक्शन इंग्लिश का आता है, वो भी इजी नहीं होता है भाई। कई बार ऑप्शन ही ऐसे दे दिए जाते हैं जो 4 क्वेश्चन के बराबर होते हैं। सो ये मत सोचो कि 25 क्वेश्चन है। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है पास ही तो होना है, पढ़ो मत पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तो मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, पढ़ लीजिए, नहीं पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आपने यहाँ पैसे दिए हैं, आप पढ़ते हो तो अच्छे से पढ़ो, और पूरा, अगर आप पूरा पढ़ोगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डियर। अगर हमें इस चैप्टर का नॉलेज पूरा मिल ही जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जोक मार रही हूँ या मैं आपके साथ कोई शायरी शेयर कर रही हूँ तो यार आपका टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है ना। ये तो सिर्फ आपके इसी चैप्टर की एक डेप्थ नॉलेज दी जा रही है। ठीक है, अगर आपको ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो नेक्स्ट टाइम से आई विल नॉट डू दिस, है ना। बट हमें हमेशा ये ध्यान रखना डियर, हमें हमेशा, एग्जाम मैंने भी दिए हैं, ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी एग्जाम होता है, यस पहली बार होता है, नो कि इजी आता है, बट अगर आपने ये देख लिया कि यार प्रीवियस ईयर का लेवल ये था तो इसी के अंदर पढ़ना है, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसे नहीं होता है, अगले एग्जाम को होने में टाइम लगता है और हमेशा लेवल आपसे 2 स्टेप आगे रहता है। तो जब तक हम एक अच्छे लेवल पे नहीं जाएंगे तब तक हम किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। वी हैव टू लर्न इन डेप्थ इन ऑर्डर टू क्लियर द एग्जाम। एग्जाम को कभी भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो भले ही कितना भी इजी क्यों ना हो, क्योंकि अगर इजी होता है तो मेरिट बढ़ती है, फिर मेरिट में बाहर हो जाते हैं। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमें हर तरफ से 100% देना है, हमें किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, और जितना अच्छे से हो जाए उतना बेहतर। और ये भी मत सोचा करो कि नहीं यार मेरे तो 70 नंबर आ जाएंगे तो काम हो जाएगा, मेरे तो इंग्लिश में 5 नंबर आ जाएंगे तो काम हो जाएगा, ऐसे मत सोचो। आप ये सोचो कि आपको बेस्ट देना है किसी भी कीमत में, आप मेरिट से 10 नंबर आगे लेके आओ, कि आपको कोई निकालने वाला पैदा ही ना हो। बी पॉजिटिव ऑलवेज। ये नहीं होना चाहिए अरे इंग्लिश में 5 नंबर लाया तो काम चल जाएगा भाई, बाकी मैं मेहनत कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर है, बट यस काम तो हमेशा आएगी ना, है ना। क्यों भाई, बुरा मत मानिएगा, बट हाँ ठीक है। देखो जहां मुझे नीड होती है मैं वही डेप्थ, इससे पहले वाले मैंने नहीं करवाया था, बट यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आ सकता है, तो वहां पे थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा, आपको ये चीज तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और आज के टाइम में इट्स नॉट अ इजी टास्क एग्जाम क्लियर करना। हमें लगता है कि इजी आएगा, ध्यान रखना मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि अगर हम एसएससी में देखें ना तो एमटीएस का कहते थे लोग कि सबसे इजी है। मतलब हमारे टीचर हमें ये बोलते थे कि अगर तुम एमटीएस क्वालिफाई कर लोगे तो तुम ये समझना कि भाई तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि एक तो इतनी लो लेवल की जॉब,
ऊपर से क्लियर हो जाए, और ना हो तो बेइज्जती खुद में महसूस हो कि तुमसे एमटीएस भी क्लियर नहीं हुआ। तो एमटीएस नाम ही इसका ऐसा है, लेकिन जब आप इसका पेपर उठा के देखेंगे तो इजी है ही नहीं। कहते हैं इजी आता है, बट मॉडरेट लेवल दिया जाता है। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर हार्ड, नॉट फॉर इजी। बी प्रिपेयर फॉर हार्ड, हमेशा हार्ड के लिए तैयार रहो। गुड में खुश मत हो, ऑलवेज डू बेटर। ठीक है, चलो फाइन। चलो एक एडजेक्टिव और है, क्या है इसको देख लो, लास्ट छोटा सा है। छोटा सा एडजेक्टिव कौन सा है? एक है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। मैं तो यार स्पीड में ही खत्म कर रही थी, पता नहीं आप लोग समझना नहीं चाहते या पढ़ना नहीं चाहते, आई डोंट अंडरस्टैंड। फाइन, और जब एक मौका आपको मिल रहा है पढ़ने का तो पढ़ लो ना यार, क्या जा रहा है। 6 महीने बाद तो ये वीडियो ऑटोमेटिक, अगर इसका वो खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक रेंज खत्म हो जाएगी, फिर आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मय। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो आश्चर्य प्रकट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, यस यस। तो भाई आपने एक बहुत टाइम पहले आइडिया का वो सुना होगा, टैग लाइन, क्या? व्हाट एन आइडिया सर जी, सुना था? क्या आइडिया है? व्हाट एन आइडिया, यही यहाँ पे क्या है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। ठीक है, चलो यहां से आपके जो एडजेक्टिव के टाइप थे वो तो हो गए सारे के सारे खत्म। फाइन, यस, व्हाट अ बिग फूल, व्हाट अ फूल, व्हाट अ गर्ल, क्या लड़की है। तो जब भी वर्ड से आप एकदम सडन एक्सप्रेशन दोगे तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। चलिए अब बता देते हैं आपके इनके ग्रामर के बुक। देखो, जो लोग तैयारी कर रहे हैं एस्से के लिए या लेटर राइटिंग या प्रिसाइज, इसके लिए सबसे बेस्ट जो बुक है वो 10th क्लास की एक बुक आती है, वो है आपकी रेनिन एंड मार्टिन बुक। यहाँ पे सबसे बेस्ट आपको ऐसे लेटर एंड प्रिसाइज राइटिंग मिलेगा। दिस इज द बेसिक बुक। बहुत हार्ड लेवल है इसका, बहुत अच्छी लेवल की बुक है, इससे ज्यादा हार्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा लेवल है। तो इसमें एक बेसिक मेथड दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट कि अगर आपको प्रीवियस ईयर चाहिए ऐसे लेटर या प्रिसाइज का, तो आप किसी भी बुक स्टॉल पे जाएं और आप कह दें उनसे जाके कि असिस्टेंट कमांडेंट का जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसका प्रीवियस ईयर हमें दे दो। किसका? असिस्टेंट कमांडेंट की आएगी, किरण पब्लिकेशन की ले लेना, या तो किरण पब्लिकेशन एरर फ्री बुक है, तो किरण पब्लिकेशन का एक असिस्टेंट कमांडेंट का प्रीवियस ईयर आता है जिसमें ऐसे लेटर एंड प्रीसाइज, क्योंकि वो होता है हर बार, तो वहां से आप अपना ये सेक्शन बहुत अच्छे से, आपको यहाँ से क्या आइडिया मिल जाएगा कि पिछले 3 से 4 सालों में कौन कौन से टॉपिक पर ऐसे, या कौन कौन से टॉपिक पर लेटर, या कौन कौन से टॉपिक पर एप्लीकेशन या प्रीसाइज आया है। यहाँ से आपको बेसिक नॉलेज होगा इस बुक से, और यहाँ से आपको प्रीवियस एग्जाम का आइडिया लग जाएगा। चूंकि प्रिसाइज ऐसे लेटर ये सब पूछा जाता है असिस्टेंट कमांडेंट में या एसएससी सीजीएल में, ऐसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, और इन ईयर्स आपके हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट का आपका लास्ट एग्जाम 2016 में हुआ था, तो इसीलिए बेटर आपके लिए ये वाली बुक रहने वाली है ना। अब बात करते हैं ग्रामर पे कि ग्रामर के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहती है। बेसिक बुक, बेसिक कौन सी बेस्ट रहती है पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए? तो सबसे ज्यादा जो बेसिक बुक रहती है, जैसे मान लो 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक वीक जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, एक वो जिनकी इंग्लिश बहुत ठीक है। तो जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है वो लोग वीके सिन्हा की बुक को ट्राई कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्पेशली। ये दोनों वर्जन में है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ है, वीके सिन्हा, और इसका नेम है परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर। और ये उन स्टूडेंट के लिए जो बहुत ज्यादा कैसे हैं, वीक है, जिनको ऐसा लगता है इंग्लिश हमें समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है।
और जो जिनका लेवल ठीक है, जिनका बेसिक क्लियर है, वो लोग जाए किस पे, वो लोग जाएंगे एसपी बख्शी पे, एंड विच इज वेरी वेरी नाइस बुक, बहुत बढ़िया किताब है ये, एंड पूरी इंग्लिश वर्जन है इसका, और इससे बेहतरीन बुक आपको कोई नहीं मिलेगी। इसके ग्रामर, इसकी क्वेश्चन सब अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा लेवल आपका एक बन जाएगा इंग्लिश का, बहुत हाई लेवल की इंग्लिश आपको यहाँ से मिल जाएगी। एंड नाउ आई कम फॉर टीचिंग एग्जाम्स। जब जब आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बस एक ही किताब बेस्ट रहती है मेरे हिसाब से टीचिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि जो एक हाई लेवल यहाँ पे है, जो एक वीक पॉइंट इनको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट कर दिया, थोड़ा सा इनमें थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पोथा नहीं है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा पोथा नहीं है, लेकिन जब बात टीचिंग एग्जाम की आती है तो टीचिंग एग्जाम के लिए ल्यूसेंट बुक ही बेस्ट रहती है। इसका रीजन ये है कि टीचिंग एग्जाम में बेसिक पॉइंट पूछे जाते हैं, तो उन बेसिक की प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज, वो सारी चीजें इस बुक में बहुत बेहतरीन तरीके से दी गई होती हैं। ना केवल प्रेपोजिशन की बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, ये सब आपको यहाँ पे बेस्ट मिल जाता है। या फिर आप अगर आप पैसेज वैसेज करना चाहते हैं तो प्रॉपर एक अरिहंत पब्लिकेशन का एक कोई भी मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर उठा के यहाँ से रख सकते हैं। तो ल्यूसेंट का पढ़ने का मैं तरीका आपको बता देती हूँ, मे बी बहुत टाइम में हम कंफ्यूजन भी हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है। तो ल्यूसेंट को टीचर्स का पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि थ्योरी यहाँ से पूरी कवर नहीं करनी होती है। अगर आपने किसी भी टीचर से ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ा है, जो जो उसने पॉइंट्स पढ़ाए हैं बस उतने ही पॉइंट्स को वहां से देखो, ज्यादा देखोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस बुक से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्पेशली फॉर टीचर्स, not for other exam, only for teachers, not for high court, not for SSC, not for other, only for टीचिंग एग्जाम्स। ये केवल अच्छी है टीचिंग एग्जाम्स के लिए, एयरफोर्स के एग्जाम के लिए, यहां से क्वेश्चन एज इट इज फंसते हैं, बिल्कुल होगी। तो ये यहाँ से आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, कोई भी चैप्टर खत्म हुआ यहाँ से क्वेश्चन करो, कोई भी चैप्टर खत्म हुआ यहाँ से क्वेश्चन करो, स्पेशली टीचर्स। तो ये सबसे बेस्ट है ना। बाकी फिर आपको लगता है कि यार कई बार बहुत से स्टूडेंट आ जाते हैं कि नीतू मैम या फिर और भी बुक्स आ जाती है किसी पर्टिकुलर न्यू टीचर के नेम से, तो आई सजेस्ट कि कोई भी नया टीचर है अगर कोई भी बुक लेके आ रहा है तो कहीं ना कहीं इनका बेस यही रहा है, ल्यूसेंट, एसपी बख्शी एंड रेनिन मार्टिन। उन्होंने वहां से कुछ चीजें निकाल के अपने तरीके से उनको पेश किया गया है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये टीचर्स इस टाइप से बुक निकालते तो हैं लेकिन कुछ मेजर पॉइंट्स वहां से स्किप हो जाते हैं। हर किताब में आपको हर सब कुछ नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैंने कहा है बेसिक बुक। तो कभी आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए, बेस्ट करने के लिए बुक चाहिए तो ये इन तीनों किताब से ही पढ़ना, क्योंकि अगर आप एक जैसे मान लो मैम की बुक ले ली, नो डाउट अच्छी है, बट वहां पे वो आपको डेप्थ नहीं मिलेगी, आपको वो पूरा पैटर्न एसएससी ओरिएंटेड है उनका। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किस एग्जाम के लेवल की तैयारी कर रहे हैं और हमें उसी हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, जिस एग्जाम का लेवल है, जो उस एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है, जो उसका एक क्वेश्चन का पैटर्न है, उस हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए। अब जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, मैं आपको अगर एसएससी सीजीएल लेवल देने लग जाऊं तो वो गलत है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में वो पैटर्न फॉलो ही नहीं होता है। तो मैं आपको केवल उतना ही एग्जाम ओरिएंटेड बता सकती हूँ जितना आपके एग्जाम में के लेवल में वो फॉलो हो। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ से ध्यान रखना। मेरा बुक मैंने भी नहीं लॉन्च किया है, मेरा बुक है मेरे पास। ठीक है, तो ये आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो कि मैं आपको बिल्कुल इतना ये मत सोचना कि अगर मैं कोई भी चीज अगर डेप्थ में पढ़ा रही हूँ तो नहीं भाई आपके एग्जाम का जो क्राइटेरिया है उससे बाहर जा रही हूँ। नहीं, मैं तो आपको उतना देने की कोशिश कर रही हूँ जिससे क्या हो जाए कि आपको ये ना लगे कि यार ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं था, है ना, ये तो हमें पता ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया, है ना। कभी ऐसा ना, कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता लेकिन बाकी 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाते हैं तो आंसर मिल जाता है। लेकिन वो चीजें तभी पॉसिबल है जब आप एक अच्छे लेवल पर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। ना वो केवल इंग्लिश में होना चाहिए, वो आपका हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। जब तक आप एक लेवल नहीं बनाएंगे तब तक आपका एग्जाम क्लियर हो ही नहीं सकता।
थिंक बियॉन्ड द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स। प्राइमरी टीचर में पैसेज आएगा क्या? वी कांट से एनीथिंग कि पैसेज आएगा नहीं आएगा, इसीलिए ही तो मैं आपको एक अच्छा लेवल दे रही हूँ कि भाई कुछ भी आ जाए, क्योंकि वो बीपीएससी है, आपको दिक्कत ना हो, आपको दिक्कत ना हो। और कभी भी मान लो इसके बाद कोई और एग्जाम देने का मूड हुआ, कभी आप इंग्लिश पढ़ो, तो आपको ऐसा ना लगे कि नहीं यार अब मेरे को दोबारा पढ़ने की जरूरत है, अब तो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया है, ऐसा होना चाहिए। कभी भी पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ऐसे मत सोचो कि केवल इतना ही कवर करना है, जब बैठे ही हो तो पूरा कवर करो उसको, है ना। संजीव, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन बीपीएससी हायर सेकेंडरी, उसका लेवल तो अच्छा ही रहने वाला है, ऑब्वियसली 12th लेवल रहेगा। थ्योरी टाइप क्वेश्चन तो नहीं करा, एक्टिव पैसिव चलेगा। किस यार, एक तो तुम्हारा नाम मुझे बोलना नहीं आ रहा, पता नहीं क्या नाम है, पहले तो हिंदी में लिखो ये नाम लिखा क्या है, समझ ही नहीं आता, किस जीत है, जीत है, क्या है। हिंदी का बुक, हाँ मेरे पास हिंदी का भी आइडिया है, हिंदी का बुक जो बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से, हिंदी की जो एक बेसिक बुक आती है, एक नालंदा पब्लिकेशन की आती है, वहां से आप किसी भी लेवल की तैयारी कर सकते हैं। नालंदा पब्लिकेशन की एक बुक आती है हिंदी की, वहां से आप इवन पीसीएस लेवल की भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक बुक है। वंस अगेन मैं बेसिक पे जाती हूँ, क्योंकि बेसिक में ही सब छुपा होता है। फिर इसके बाद एक बुक और आती है एमसीक्यू टाइप, एंड जिसमें बहुत थोड़ी सी थ्योरी होती है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, बिकॉज मेरे माइंड से निकल गई है। तो वहां से आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो, और यहाँ से पूरी डेप्थ। यहाँ पे दोनों खंड होते हैं हिंदी के, वो भी खंड होता है जहाँ पे भाषा के बारे में पूरा दिया होता है ना, और पूरी लेखक के नाम, उनकी किताबों का, उनकी नोवेल्स का, है ना, छायावादी युग, मतलब पूरा ओवरऑल हिंदी होती है, पूरी की पूरी कंप्लीट हिंदी होती है इसमें। और इतनी छोटी सी किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, इससे अच्छी किताब आपको मिल नहीं सकती, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वाली किताब है, बहुत प्यारी किताब है। ये वाली मैं आपको याद करके बताती हूँ। एक्टिव शिजीत, एक्टिव पैसिव आपका चलेगा। कल हमारा इसका आपका एडजेक्टिव का कल हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो कल एडजेक्टिव का लास्ट क्लास होगा, ठीक है, कल एडजेक्टिव का लास्ट क्लास होगा, और नेक्स्ट आपका एक्टिव पैसिव ही चलेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया डियर। 10+2 का लेवल डियर, 10+2 का लेवल से मतलब ये है कि उसको अगर हम उठा के देखें तो फिर सारे लोग भाग जाएंगे उल्टियां करेंगे, क्योंकि यहाँ जब थोड़ा सा बढ़ता है तो एकदम ऐसा होता है ना, कुलबुला जाना ऐसे हो जाता है। शॉर्ट में क्वालिफाइंग के लिए अखिलेश कह रहे हैं आइडिया दीजिए। बिल्कुल अखिलेश जी आइडिया देंगे, बट कल। ट्रांसलेशन वैसे नहीं आता है अशद, बट ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आता है। अरे तभी तो भैया नाम लिख दो ना अपना। फरीन कह रहे हैं +2 वाले हैं, देखो +2 वालों ध्यान दो, एक दिन मैं आपको +2 का लेबल लेके आती हूँ प्रीवियस ईयर का, बट वो 7 PM में लेके आऊंगी, ध्यान रखना यूट्यूब पे। और मैं एक दिन पहले आप सभी को अनाउंस कर दूंगी, वहां पे +2 का ग्रामर का मैं आपको लेबल दिखाऊंगी, ठीक है, 7 PM यूट्यूब पे। और मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगी कि इस दिन आप सभी लोग जुड़ना, वहां से आपको एक आइडिया लगेगा। नो डाउट आपका 70% तो लगभग वहां का ग्रामर वाला सेक्शन कवर हो चुका है, जो बच गया है वो भी हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। और जो दूसरा सेक्शन है आपको वो खुद से पढ़ना पड़ेगा, लिटरेचर वाला पार्ट। ग्रामर वाला मैं कोशिश करूंगी आपको पूरा करा दूं, इन केस अगर यहाँ दिक्कत हुआ तो यूट्यूब पे करा देंगे। अगर हमारे ये पेड वाले स्टूडेंट को उल्टी अगर करने लगते हैं तो यूट्यूब पे चलेगा, ठीक है चलो अब हम जाएं। कल वाला पीडीएफ, अरे आरती दिमाग से निकल गया। प्रियंका कह रही है 1 to 12 सबका लेबल हिंदी इंग्लिश 100 मार्क्स सेम।
25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 75 क्वेश्चन हिंदी के, है ना। उस टाइम कंप्यूटर की क्लास चलती है, तो किसी दिन मैराथन में करा देंगे। बिल्कुल, डोंट वरी, क्वालिफाइंग वाला तो ऐसे फर्राटे से उड़ा के आओगे आप। मैम हम लोग सीएस के स्टूडेंट है, क्वालिफाइंग इंग्लिश के बारे में बोल रहे, डोंट वरी, क्वालिफाइंग वाला ऐसे फर्राटे से उड़ा के आओगे, तुमसे खुद नहीं रुका जाएगा, सारे क्वेश्चन करके आओगे, इस बात की गारंटी है। चाहे भले ही वो क्वालिफाइंग रहा होगा, तुमको इतना आसान लगेगा, यूं क्वेश्चन करोगे। ठीक है। क्योंकि जब एक लेवल बन जाता है ना, तो हम खुद नहीं रुक पाते आंसर देने से। बिल्कुल। चलो टेक केयर, शाम को मिलते हैं 7 बजे। और मैं आपको एक और चीज से अपडेट करा दूं कि कल जो हमने कराया है 7 PM में, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न है, तो उसको कल वाले को कर लेना। जब जब मैं बोल के जा रही हूँ उस क्लास को जरूर देख लेना। तो कल की जो 7 PM वाली क्लास है, प्लीज उसको देख लेना, अच्छा लेवल मैंने वहां पे दिया है आपका। चलो थैंक यू मैम, कल वाला PDF मिला था पर खुल नहीं रहा, चलो दोबारा भेज देंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, आपसे मिलते हैं शाम को 7 बजे। ओके, हैप्पी। टुन बाय बाय, अरशद बाय। साइंस का बात करते हैं अभी जाके, अभी बात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड प्लीज कंटेंट रेटिंग एंड टीचर्स रेटिंग प्लीज कर दीजिएगा, तीनों टाइप का। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे टू ऑल, बाय बाय। थैंक्स अ लॉट। वाईटी वाला PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, बिहार अड्डा 24/7 के टेलीग्राम चैनल पे। और कल वाला PDF मैं अभी डालने वाली हूँ, बिकॉज मैं कल भूल गई थी, तो अभी शेयर करने वाली हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।